नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों हम कर रहे थे आपके 2 पॉइंट टेस्ट सीरीज थी आपकी। इस टेस्ट सीरीज क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते हैं दोस्तों, एनालिसिस यानी विश्लेषण कर रहे थे। और विश्लेषण कौन से पार्ट का कर रहे थे दोस्तों, आपके कॉमन पार्ट का। कौन से पार्ट का कर रहे थे हम, कॉमन पार्ट का एनालिसिस कर रहे थे हम। और कॉमन पार्ट की बात करें तो आपके 80 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये 80 क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन थे आपके, जो सब्जेक्ट है सेम क्वेश्चन थे। कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके, चाहे आपकी साइंस में तो, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे दोस्तों आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिंदी हो दोस्त, और चाहे आपकी संस्कृत हो। इन 5 सब्जेक्टों की बात करें, इन पांचों सब्जेक्टों के अंदर दोस्तों 80 क्वेश्चन आपके प्रत्येक टेस्ट में आपके सेम आए थे। तो आपकी 2 पॉइंट टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज में अब तक हमने कितने टेस्ट का एनालिसिस कर लिया। माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 3 का भी एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम करने वाले दोस्तों माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस। आज कौन से टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, यानी विश्लेषण करेंगे दोस्तों, आपके माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, वही आपकी व्याख्या सहित एनालिसिस करेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहाँ तक अपना जितना अच्छा रिवीजन हो सके उतना अच्छा रिवीजन करने की प्रयास करेंगे दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों, हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की बात करें दोस्तों, यानी जिस्ट की बात करें, इसका एनालिसिस अपना चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम आपके शुरुआत कर चुके हैं आपके मनोविज्ञान की। और मनोविज्ञान के हम 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आज। आपकी शिक्षा मनोविज्ञान पहला टॉपिक है, दूसरा आपका बाल विकास है, तीसरा आपका अधिगम है। यानी अधिगम तक हम कंप्लीट कर चुके हैं जीएसटी के अंदर। कल आपकी मनोविज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही आपके काफ़ी सवाल होते हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ हम डाल चुके हैं। वैसे आप यदि पीडीएफ से टेस्ट देना चाहते हो तो पीडीएफ से भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप क्लास देखो। ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जैसा आप बोलते हो उसी हिसाब से। तो पीडीएफ दोस्तों अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। कहाँ पर डाल दी गई है, अपने टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ डाल दी गई है। और टेलीग्राम आप सभी को पता है, पेपर एनालिसिस पॉइंट ही अपना टेलीग्राम चैनल है। वैसे लिंक दी हुई नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के माध्यम से अपनी टेस्ट दे सकते हो, आकलन कर सकते हो। या आप वीडियो के माध्यम से भी अपना आकलन कर सकते हो। वीडियो के माध्यम से आपको व्याख्या मिलेगी, साथ साथ आपका रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा। वैसे इतना सा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। और उन क्वेश्चनों की प्रकृति का पता चल जाएगा कि उसके आसपास के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। यदि व्याख्या में अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं उनका हमें पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब व कहाँ से शुरू हुआ था। यानी राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अंदर प्रथम भील विद्रोह कब वह कहाँ से शुरू हुआ था दोस्त। ऑप्शन दे रखा है आपका 1821 उदयपुर से, 1818 उदयपुर से, 1824 जो सिरोही से, 1851 आपकी सिरोही से। तो दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर प्रथम भील विद्रोह शुरू हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो आता दोस्तों उदयपुर में। कब आता दोस्तों, उदयपुर में होता। यानी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आप काट सकते हो। अब आपको ये भी पूछा गया है कि कब हुआ था। प्रश्न 2 पूछे गया आपकी कब और कहाँ हुआ था। तो ये तो पता चल गया कि आपको उदयपुर के अंदर होता, लेकिन हुआ था दोस्तों आपके पहला भील विद्रोह होता 1818 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भील विद्रोह का आपको पता होना चाहिए कि भील विद्रोह क्यों हुआ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भील विद्रोह की। भाई भील विद्रोह क्यों हुआ, इसका कारण जानते हैं। विद्रोह का कारण जानते हैं दोस्त। भील विद्रोह इसलिए हुआ दोस्तों, उदयपुर राज्य की बात करते हैं सबसे पहले। उदयपुर यानी मेवाड़ की बात करते हैं। इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी दोस्त। अंग्रेजों के साथ क्या की, संधि की। अंग्रेजों के साथ संधि की। और ये संधि कब हुई थी, डेट पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। दोस्त ये संधि हुई थी आपकी 13 जनवरी 1818। कब हुई थी दोस्तों, 13 जनवरी 1818 को ये संधि हुई थी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेवाड़ ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी, 13 जनवरी 1818 की थी। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों के जो बाहरी सीमा वाले क्षेत्र थे वो किसके अधीन आ गए दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन आ गए। किसके अधीन आ गए आपके, अंग्रेजों के अधीन आ गए। ठीक है, बाह्य मामले अंग्रेजों को सौंप दिए गए और कुछ आंतरिक मामले भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने बिलों के यानी बिलों को क्या लिया जाता था, बिलों द्वारा सीमा के ऊपर शुल्क लिया जाता था, यानी कोई कर लिया जाता था। उस कर का क्या नाम था दोस्तों, यानी बिलों की बात करते हैं। बिल क्या लेते थे, सीमा पर कर लेते थे। सीमा पर क्या लेते थे दोस्तों, आपकी कर लेते थे। कौन कौन से कर लेते थे दोस्त, एक कर लेते थे वो आपके रखवाली कर। पहला कर लेते थे दोस्तों आपके रखवाली, यानी रखवाली कर बोलते हैं दोस्तों आपके चौकीदार कर को। कौन सा आपका, चौकीदारी कर, यानी चौकीदारी करते थे बिल, तो उसके लिए रखवाली कर लेते थे। दूसरा कर लेते थे दोस्तों आपके बोलाई कर। कौन सा कर लेते थे दोस्तों आपके, बोलाई कर। ये आपके रीट 2022 में पूछा गया था। ये लेते थे दोस्तों आपके सुरक्षा कर। कौन सा करता आपका, सुरक्षा करता। बोलाई कर आपकी रीट 2022 में आ चुका है।
कैसा करता है दोस्तों, आपकी सुरक्षा करता है। तो अंग्रेजों के साथ संधि हो गई तो ये अधिकार यानी अंग्रेजों ने कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, बिल्लों से अधिकार छीन लिया। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था दोस्तों, यानी समाप्त किसने किया, कर समाप्त किया आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन बने थे, आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन बने थे, जेम्स टोड, जैसे आप बहुत ज़्यादा याद करते हो जेम्स टोड को। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कर दिया, इन करों को समाप्त कर दिया। तो भील क्या हो गए, इससे नाराज हो गए और बिल्लों ने 1818 में उदयपुर राज्य में बिल्लों ने विद्रोह कर दिया। दोस्त सीधा सा सवाल पूछा जाता है यहाँ से, देखो ये भील विद्रोह की बात करें, ये कर आपके पूछ ले जाते हैं, ये संधि वाली डेट पूछ ली जाती है। और कर समाप्त करने में योगदान किसका था दोस्तों, आपके जेम्स टोड का। किसका था, आपका जेम्स टोड का। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण की बात करें। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, बताओ भाई। सबसे पहले द्वितीय चरण आए तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि द्वितीय चरण कब हुआ था दोस्त। तो ये होता दोस्तों आपके 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था आपका, 25 मार्च 1948 को एक हुआ था। इसके अंदर क्या होता दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा रियासतें शामिल हुई थी। यानी रियासतों की बात करें तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो, परसा बाबू, झाड़ू, कीको कुट्टो, कीको कुट्टो, यानी ये सारी रियासतें कब विलय हुई थी आपकी राजस्थान के एकीकरण के अंदर, 25 मार्च 1948 को हुई थी। द्वितीय चरण के अंदर हुई थी दोस्त। इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया, बिल्कुल राइट, राजस्थान संघ रखा गया था। साथ साथ पूर्व राजस्थान भी आ सकता है आपका, क्या आ सकता है आपका, पूर्व राजस्थान भी देखने को मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्त। कोटा के शासक को राजप्रमुख बनाया गया। कोटा के शासक को क्या बनाया गया दोस्तों, आपके राजप्रमुख बनाया गया, बिल्कुल राइट। कौन थे आपके राजप्रमुख, भीम सिंह। कौन थे आपके, भीम सिंह थे दोस्त। बांसवाड़े के शासक को उपराजप्रमुख बनाया गया, नहीं दोस्त, बांसवाड़े के शासक को उपराजप्रमुख नहीं बनाया गया था द्वितीय चरण के अंदर। तो उपराजप्रमुख कहाँ का बनाया गया था दोस्त, यह बनाया गया था आपके बूंदी के शासक को, बूंदी के शासक को बनाया गया था। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताई है दोस्तों। और बूंदी के शासक कौन थे आपके, बहादुर सिंह। कौन थे दोस्त, आपके बहादुर सिंह थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गलत कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। कुशलगढ़ ठिकाने का विलय इसी चरण में हुआ, बिल्कुल है। यानी 3 ठिकाने थे आपके, लावा, निमराना और कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ का विलय कब हुआ था दोस्तों, आपके 25 मार्च 1948 को हुआ था। यदि रियासतों की बात करें तो परसा यानी प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, कुशलगढ़ और टोंक। सीधा आपका पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्त, उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो थे दोस्तों आपके NV गाडगिल, गाडगिल। और दोस्तों आपके PM किसने बनाया था, यानी प्रधानमंत्री कौन बने थे, वो बने थे आपके गोकुल लाल असावा। कौन बने थे आपके, गोकुल लाल असावा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो द्वितीय चरण हमने आपको पूरा डिटेल से बता दिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। गोविंदगिरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गोविंदगिरी के बारे में हमें कथन पूछा है दोस्त। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, गोविंदगिरी का जन्म बेड़सा ग्राम में होता। तो बिल्कुल राइट, बेड़सा ग्राम कहाँ पर पड़ता है दोस्त, आपके डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और ये जन्म कब होता है दोस्तों, इनका जन्म होता है आपका 20 दिसंबर 1858 को। 20 दिसंबर 1858 को ये जन्म हुआ था। तो बिल्कुल राइट, पहला बिल्कुल सत्य कथन है दोस्त। गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में धुनी स्थापित कर कोतवाल नियुक्त किए, बिल्कुल राइट। प्रत्येक गांव में इन्होंने क्या की थी दोस्तों की, धुनी की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट। अप्रैल 1921 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1921 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना की, बिल्कुल राइट। भगत पंथ की स्थापना की, बिल्कुल सत्य बात है। कब की थी दोस्तों, आपकी 1911 के अंदर, 1911 के अंदर की थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईडर पुलिस ने 1921 में बंदी नहीं बनाया था दोस्तों आपके, यह गलत हो जाएगा आपका। इन्होंने बंदी बनाया था आपकी 1913 के अंदर। कब बनाया था दोस्तों, आपकी 1913 के अंदर। गोविंदगिरी से अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका वंश बंजारा था, ये पूछा जा चुका है। गुरु राजगिरी थे और प्रथम शिष्य इनके कुरिया थे। और प्रथम शिष्य की बात करें जो प्रसिद्ध थे इनके, ठीक है, सर्वोत्तम जो वो थे आपके पुंजा धीर जी। कौन थे आपके, पुंजा धीर जी। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा बिल्लू की 21 सूत्रीय मांग को किस शीर्षक से भेंट यानी प्रस्तुत की गई।
बिल संदेश, भमटरी बात, एक ही वचन या मेवाड़ पुकार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मेवाड़ पुकार, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत की बात करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। मोतीलाल तेजावत, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं तेजावत से? दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जन्म कोलियारी गांव में होता। कौन से गांव में होता आपका? कोलियारी गांव में होता। और कोलियारी गांव कहाँ पर है दोस्तों? आपके उदयपुर राज्य में आता था उस समय। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उपनाम की बात करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी। आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी बोला जाता था इनको। आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी भी बोला जाता था। प्रमुख कार्यविधि यानी कार्यविधि क्षेत्र की बात करें, इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कौन सा रहा दोस्तों? आपके झाड़ोल रहा है। कौन सा रहा आपका? झाड़ोल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मुख्य गतिविधि के अंदर बात करें तो कौन सा रहा? इनका झाड़ोल रहा था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? सिरोही ने किए थे, डूंगरपुर ने, धौलपुर ने या बीकानेर ने? तो 5 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके धौलपुर ने किए थे, और सॉरी बीकानेर ने किए थे। और बीकानेर के शासक थे आपके शार्दुल सिंह। कौन थे आपके? शार्दुल सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मोतीलाल तेजावत का मुख्य गतिविधि केंद्र कौन सा था? तो पूछ लिया आपका झाड़ोल था दोस्त। कौन सा था आपका? झाड़ोल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेरसा किसका था दोस्त? आपकी गोविंद गिरी का। किसका था आपका? गोविंद गिरी का था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। गोविंद गिरी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका संत सभा की स्थापना। संत सभा की स्थापना की बात करें तो दोस्तों सिरोही के अंदर की थी इन्होंने। कहाँ पर की थी? सिरोही के अंदर की थी। कब? 1883 के अंदर। 1883 के अंदर। लेकिन अभी आपका कंडक्टर का पेपर आया था, आपका अधीनस्थ होने हुआ था, उसके अंदर ही आपकी 1883 डेट नहीं दे रखी थी। तो दोस्तों आपके व्यक्ति विशेष के अनुसार भी डेट आती है। ठीक है, जो व्यक्तियों के द्वारा अन्य अन्य जो लेखक है उनके द्वारा जो डेट लिखी गई थी तो उसके अंदर नाम लिखा गया था उस व्यक्ति का। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका 1883 वाला पूछा जाता है। उसके अंदर एक डेट आई थी आपकी, कौन आई थी आपकी? वीके वशिष्ठ। वीके वशिष्ठ लेखक है। ठीक है, भगत आंदोलन पुस्तक है। उन्होंने बोला कि संत सभा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ये क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है, कौन थे आपके? वीके वशिष्ठ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद आ गया तो बता दिया मैंने। तो यहाँ पर बात करते हैं इनके प्रिय शिष्य की। तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह थी, बार पीछे वाले क्वेश्चन में जगह नहीं थी अपने पास। तो इनके प्रिय शिष्य थे दोस्तों आपके पुंजाधीर जी। कौन थे आपके? पुंजाधीर जी थे, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। प्रथम धुनी कहाँ पर स्थापना की थी इन्होंने? अभी अपना क्वेश्चन था ना पीछे ऑप्शन धुनी वाला, तो प्रथम धुनी इन्होंने स्थापना की थी आपकी छाणी डोंगरी में। कहाँ पर की थी दोस्तों? आपके छाणी डोंगरी के अंदर की थी। समसभा की बात करें, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्त? प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्त आपके 1903 के अंदर। कहाँ पर? आपके मानगढ़ धाम। मानगढ़ फाड़े लिखना, धाम नाम तो अभी दिया है इनको। फिर दोस्तों दूसरा अधिवेशन होने वाला था कहाँ पर? मानगढ़ धाम पर ही, यानी मानगढ़ फाड़ी पर ही होने वाला था। मानगढ़ फाड़ी आपकी बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? आपकी बांसवाड़ा के अंदर दोस्त, याद करना। दूसरा अधिवेशन कब था दोस्त आपका? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। और इसी दिन कौन सा हत्याकांड होता है आपका? मानगढ़ फाड़ी हत्याकांड। मानगढ़ फाड़ी हत्याकांड, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा भील मारे गए थे दोस्त। ठीक है, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि दी जाती है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आश्विन पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आश्विन पूर्णिमा लिख देता हूँ, जैसा जैसा याद आता है वैसे वैसे। आश्विन पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई थी दोस्त। पूरे डिटेल से हमने किए कि क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। मीणा आंदोलन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मीणा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कथनों पर विचार करते हैं। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने में मीणाओं ने विद्रोह किया, बिल्कुल राइट। उदयपुर के राज्य के जहाजपुर परगने में मीणाओं ने विद्रोह किया था सर्वप्रथम, बिल्कुल राइट। जहाजपुर परगने के हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया सर्व मीणा समुदाय ने विद्रोह किया, बिल्कुल सत्य बात है। कोर्ट की सहायता से सही उत्तर की पहचान कीजिए। दोनों सत्य है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार स्वतंत्र भारत में राजस्थान की कौन सी रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकने में सक्षम थी?
तो आप सभी को पता है राजस्थान में 4 रियासतें ऐसी थी जो आपकी स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। कितनी रियासतें थी आपकी? 4 थी। कुल की बात करें तो 4 थी दोस्त, यानी 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी आय, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। यानी आय कितनी थी इनकी? आय थी दोस्तों आपकी 1 करोड़ से अधिक। और जनसंख्या कितनी थी इनके पास, यानी रियासत के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक। यानी 10 लाख या उससे अधिक हो तो वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो कौन कौन सी थी दोस्तों आपके? ये तो थी अपनी जयपुर, एक थी आपकी जोधपुर, एक थी आपकी उदयपुर, और एक थी आपकी बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियासती विभाग की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर रियासती विभाग दे रखा है। तो इसके गठन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसका गठन कब होता है दोस्त? इसका गठन होता है आपका 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को होता है। अध्यक्ष कौन बने थे इसके? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बने थे आपके पटेल साहब, यानी सरदार पटेल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्त। और सचिव कौन बने थे दोस्त इसके? सचिव बने थे दोस्तों आपके वीपी मेनन। कौन बने थे आपके? वीपी मेनन साहब। ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये डेट बहुत बार पूछी गई है रीट के अंदर, तो ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड लेवल वाले याद कर लेना, सॉरी फर्स्ट ग्रेड का नाम आ गया। पर लेवल फर्स्ट वालों की डेट पूछी जाती है और लेवल 2 वालों की भी डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एकीकरण से एक क्वेश्चन आएगा। आधुनिक इतिहास की बात करें दोस्तों, मैंने शुरू से बोला आपको, आधुनिक इतिहास की बात करें, सारे टॉपिक आधुनिक इतिहास के आपके 7 टॉपिक दे रखे आधुनिक इतिहास के। और दोस्तों 100% गारंटी ले रहा हूँ, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्योंकि प्राचीन इतिहास से आपका सिर्फ एक सभ्यताओं से क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर राजवंश आपका बहुत बड़ा है तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी प्राचीन इतिहास की बात करें, राजवंश से आपके मुख्य मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके राजवंश में ज़्यादातर, तो मुख्य राजाओं से पूछ लिए जाते हैं। और एक आपकी प्राचीन सभ्यता है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी सारे के सारे आपके आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चाहे प्रजामंडल से ले लो, चाहे जनजागृति से ले लो, चाहे एकीकरण से ले लो, चाहे व्यक्तित्व से ले लो, चाहे आपकी 1857 क्रांति से ले लो, चाहे आपके जनजातीय आंदोलन से ले लो। तो ये सभी टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर टॉपिक से। यानी लास्ट 2022 के अंदर बात करें तो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए आधुनिक इतिहास का मैंने 2 बार रिवीजन करवाया आपको। 2 बार तो एमसीक्यू के माध्यम से, हमने टेस्टों के माध्यम से, साथ साथ एक बार रिवीजन भी करवा चुका आधुनिक इतिहास का। और बार बार बोला था इस बुकलेट को पढ़ लेना बहुत बार, और इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। तो आप भी कर लेना दोस्तों। आधुनिक इतिहास की बुकलेट डाली हुई है अपनी टेलीग्राम के ऊपर, और क्लास से अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर पड़ी हुई है। 1-1 घंटे के अंदर एक एक टॉपिक पूरा कराया हुआ है डिटेल के साथ। देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्त। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के निदेशकों को मिलने बुलाया। तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में 36 राजाओं ने भाग नहीं लिया दोस्तों, आपके 22 राजाओं ने भाग लिया था। बहुत ही शानदार बताया था मैंने, और फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया आपकी 2025 के अंदर। जयपुर जोधपुर रियासतों द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। जयपुर जोधपुर और बीकानेर रियासत है आपकी, इनके द्वारा प्रस्ताव को क्या कर दिया गया दोस्तों? आपका निरस्त यानी अस्वीकार कर दिया गया। बिल्कुल सत्य बात है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा देखो कहाँ पर आपका पहला और तीसरा सत्य और दूसरा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से बताया था मैंने दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ याद करना, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2025 की बात कर लेता हूँ मैं। देखो हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे पेपर आपको करवा दिए हैं। फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछा गया था कि राजस्थान यूनियन है ना, राजस्थान यूनियन जो शब्द दे रखा है पर राजस्थान यूनियन, इसका प्रस्ताव किसने रखा था दोस्त? प्रस्ताव तो रखा था दोस्तों आपके मेवाड़ महाराणा। कौन थे आपके? मेवाड़ महाराणा, ठीक है। मेवाड़ महाराणा कौन थे उस समय? बताओ भाई। भूपाल सिंह। कौन थे आपके? भूपाल सिंह थे। लेकिन दोस्तों भूपाल सिंह को ये आइडिया किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा था। इस भूपाल सिंह राजा थे आपके मेवाड़ के, इनको ये प्रस्ताव का विचार किसने दिया? विचार दिया किसने दिया दोस्त? आपके के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने ये क्वेश्चन पूछा था दोस्त। मतलब कितना डीप गया है, कितना सोचा होगा, ठीक है। आज तक हम यही पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसा कि अभी कलाम ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोस्तों ये भी याद कर लेना साथ साथ। अब आपको ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन आपको
सारे क्लियर करवा देता हूँ अभी, क्योंकि वर्तमान पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। हो सकता है क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाए, इसलिए बताना मैंने जरूर समझा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद कर लो दोस्तों, आपके राजपूताना संघ, राजपूताना संघ की बात करें, ये किसने रखा था दोस्तों आपके, बताओ भाई। जयपुर के मान सिंह ने, जयपुर के मान सिंह थे, कछवाहा राजवंश, ठीक है। सेकंड, इन्होंने बोला कि राजपूताना संघ बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ की बात आई तो हाड़ौती संघ का बनाने का प्रस्ताव रखा था आपके कोटा के राजा थे आपके, कौन, आपके भीम सिंह। कौन थे आपके, भीम सिंह। और इसलिए एक वांगड़ संघ भी लिख लो, सभी कर रहे हो तो वांगड़ संघ भी याद कर लो। ये रखा था दोस्तों आपके डूंगरपुर के थे आपके लक्ष्मण सिंह। कौन थे आपके, लक्ष्मण सिंह थे। कहाँ के थे आपके, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के। और ये डूंगरपुर वाला याद है तो एक बांसवाड़ा वाला भी याद करना। चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने हस्ताक्षर करते हुए ये लिखा था कि मैं अपने डेट और अंत पर साइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कथन भी बार बार पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, यदि व्याख्या करते हैं ना तो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई सारी आ जाती है। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पहले विश्लेषण करवाया, आप सभी को पता है, आप सभी जुड़े हुए हो शुरू से काफ़ी दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल ने वर्त राजस्थान की राजधानी का मसला हल करने हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति का सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों सबसे पहले वर्त राजस्थान की गठन के लिए समिति का गठन किया, इस समिति का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था दोस्त, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए समिति का, यानी वो समिति कौन सी थी, तभी तो आप कर सकते हो। दोस्तों वो समिति थी आपकी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी थी आपकी, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति थी दोस्त। कुल कितने सदस्य थे इसके अंदर, पहले तो सबसे पहले याद करो गठन कब किया था इसका, तो गठन किया था आपके 1958 के अंदर। कब किया था दोस्तों, आपके 1958 के अंदर इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1958 के अंदर इसका गठन किया गया था। कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य थे दोस्तों आपके 1+2, यानी एक अध्यक्ष थे आपके और 2 सदस्य थे दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदस्य कितने थे, तो 2, 3 भी आता है कभी ऑप्शन में, कभी 2 भी आता है, ठीक है। तो सदस्य पूछे तो 2 सदस्य थे। और कुल सदस्य, यदि प्रश्न के अंदर कुल सदस्य लिखा हो तो आपको 3 करने दोस्त, और ऐसे पूछे कि सदस्य कितने थे तो 2 करने, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेना, यहीं पर क्वेश्चन को समझ लेना। यदि प्रश्न के अंदर यदि ये लिखा हुआ कि सत्यनारायण राव समिति में सदस्य कितने थे तो दोस्तों आपके 2 थे। और ऐसे पूछे शब्द ऐसा लिखा हुआ कि कुल सदस्य कितने थे तो दोस्तों आपके 3 थे। कितने थे, 3 थे आपके। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए। अब 2 सदस्य की बात करें, अध्यक्ष तो कौन हो गया आपके, पी सत्यनारायण राव हो गया आपके, ये तो कौन हो गया आपके, अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा 2 सदस्य कौन थे आपके, बताओ भाई, बता दो भाई। 2 सदस्य कौन थे, एक थे आपके वी विश्वनाथन, और दूसरे कौन से थे आपके दोस्तों, आपके BK गोवा। ये 2 सदस्य थे। तो कौन से नहीं थे आपके, हमें पूछा है कि नहीं था सदस्य, तो आपके RK सिद्धावा नहीं थे। कौन थे आपके, RK सिद्धावा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब RK सिद्धावा आपके ऑप्शन में आया तो आपको इस समिति का नाम आया होगा याद, कौन सी समिति, शंकर देव राव समिति, शंकर राव देव समिति, सॉरी, शंकर राव देव समिति की विचार आपके दिमाग में आया होगा, शंकर राव देव समिति। दोस्तों इसकी बात करते हैं, ये नाम याद आते ही आपको ये समिति याद आनी चाहिए। कौन सी, शंकर राव देव समिति। ये समिति किसके लिए गठन की गई थी दोस्तों, मत्स्य संघ के लिए, मत्स्य संघ के विलय को लेकर, विलय को लेकर ये गठन की गई थी। कौन सी समिति, आपकी शंकर देव राज समिति, ठीक है दोस्तों। इसके में कुल सदस्य कितने थे आपके, 3 थे। कुल सदस्य की बात करें तो कितने थे आपके, 3, वही 2+1, वैसे याद करना आपको। अध्यक्ष कौन थे आपके, तो अध्यक्ष तो शंकर देव राज हो गए आपके, कौन हो गया आपके, बताओ भाई, भाई अध्यक्ष तो हो गए आपके शंकर राव देव। अब 2 सदस्य कौन थे दोस्तों इसके अंदर, अलग पेन से लिखूंगा। पहला सदस्य थे दोस्तों आपका इसके अंदर प्रभुदयाल, कौन थे आपके, प्रभुदयाल। और दूसरे सदस्य कौन थे आपके, RK सिद्धावा। अब याद आ गया ना। दोनों समिति आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कवर करवाने का प्रयास किया गया कलाम के द्वारा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी समिति की सिफारिश पर आपके 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया गया दोस्तों, आपके वर्त राजस्थान में कर दिया गया। कौन सा चरण था आपका, पंचम चरण। कौन सा चरण था दोस्तों, आपका 5वां चरण था।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, दोनों समितियां एक साथ यहाँ पर कवर करवाई क्योंकि आपके ऑप्शनों की व्याख्या की तरह। तो आर के सिद्धावा कौन सी समिति के सदस्य थे दोस्तों? आपके शंकरदेव राव समिति के सदस्य थे, सीधा क्वेश्चन पूछे। और सत्यनारायण राव समिति के अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण राव समिति के अध्यक्ष थे आपके पी सत्यनारायण राव, सदस्य थे वी विश्वनाथन और आर के सिद्धावा। दो क्वेश्चन पूछा थे, कुल सदस्य कितने थे? तो 3 थे। और ऐसे पूछा जाए कि पी सत्यनारायण राव समिति में सदस्य कितने थे? तो 2 थे दोस्त। दोनों में ये दोनों कंडीशन याद लागू होती है, दोनों में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? लो भाई, भारत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? जिसने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद था ना, यानी आर के सिद्धावा याद था ना 10वें क्वेश्चन में, तो दोस्तों 15 मई 1949 आपको याद आया होगा। तो याद आया तो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगा? आपका 15 मई 1949। अगला क्वेश्चन इसी पर था, 15 मई 1949। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकीकरण के समय किस शासक ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? अभी बोला था मैंने पीछे। यदि आपको याद है कि लक्ष्मण देव थे जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने ये बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वागड़ संघ से। तो बांसवाड़ा के राजा थे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाम क्या था दोस्तों आपके? चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकीकरण के समय रियासत एवं उनके शासकों में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्त? बताओ भाई, एकीकरण के समय रियासत और उनके शासकों में सही सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, धौलपुर के थे उदयभान सिंह। धौलपुर के कौन थे? उदयभान सिंह थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और धौलपुर नरेश को बनाया गया था आपके प्रथम मत्स्य संघ का। यहाँ पर ये भी याद कर लो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? सॉरी, मत्स्य संघ के राजप्रमुख कौन थे आपके? उदयभान सिंह, तो बिल्कुल राइट। कोटा के भीम सिंह थे, बिल्कुल राइट। कोटा के कौन थे आपके? भीम सिंह थे। और ये राजप्रमुख कौन से चरण के बने थे दोस्तों? ये राजप्रमुख बने थे आपके द्वितीय चरण के, यानी सेकंड चरण था आपका, सेकंड यानी राजस्थान संघ के। राजस्थान संघ की डेट भी लिख देता हूँ यहाँ पर यदि याद करना चाहो तो। पहला चरण होता है आपका 17 या 18 मार्च 1948 को। और दूसरा चरण राजस्थान संघ वाला चरण था दोस्तों आपके 25 मार्च 1948, यानी 7 दिन बाद। सबसे ज़्यादा रियासतें कौन से चरण में मिली थी दोस्तों? आपके द्वितीय चरण के अंदर मिली थी, और उसका राजप्रमुख बनाया गया था आपके कोटा के भीम सिंह को। करौली के बहादुर सिंह नहीं थे दोस्त, करौली के नहीं थे, बहादुर सिंह थे दोस्तों आपके बूंदी के। कहाँ के थे आपके? बूंदी के थे दोस्तों। और ये आपके दूसरे चरण के अंदर उपराज प्रमुख बने थे, उपराज प्रमुख बने थे आपके दोस्तों। कौन से चरण में? सेकंड चरण में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों करौली के कौन थे आपके? तो करौली के थे दोस्तों आपके गणेश पाल। कौन थे आपके? गणेश पाल थे। जिसको एकीकरण अच्छे से याद है तो सारे क्वेश्चन याद कर सकते हो। सॉरी, गणेश पाल। वैसे बहुत शानदार तरीके से एकीकरण आपको याद करवाया गया था, फिर भी याद करा रहा हूँ। और गणेश पाल दोस्तों आपके उप राज प्रमुख बने थे आपके कौन से चरण के? बताओ भाई, फर्स्ट चरण के। अलवर के तेज सिंह थे। अलवर कौन थे आपके? तेज सिंह थे, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा कि सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। बिलोग में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? बस लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था? आपके गोविंद गिरी ने चलाया था, मोतीलाल तेजावत ने, संत माओ जी ने, या सोरमल दास ने? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके संत माओ जी ने। और संत माओ जी का सभी को बताया, इनका जन्म हुआ था आपका शामला गांव डूंगरपुर। कहाँ होता होगा? डूंगरपुर। इन्होंने नींव रखी थी किसकी? बड़ेश्वर धाम की। बड़ेश्वर धाम की नींव रखी थी कहाँ पर? आपके नवाटापुरा। नवाटापुरा भी कहाँ पर है दोस्तों? आपके डूंगरपुर के अंदर। मेला कब बढ़ता है आपके दोस्तों? माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों? आपके मेला बढ़ता है। और इसे क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। क्या बोला जाता है आपका? आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है दोस्त। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, संत महाजी ने क्या लिखे थे दोस्तों? आपके चौपड़े लिखे थे। क्या लिखे थे? चौपड़े। 4 चौपड़े लिखे थे, एक मराठा ले गए, एक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयराम पेशा कानून अधिनियम कब रद्द हुआ? देखो दोस्तों, जयराम पेशा कानून बनाया था आपके जयपुर रियासत ने। किसने बनाया था? आपके जयपुर रियासत ने बनाया था। और किसको लेकर बनाया था दोस्तों? आपके मीणाओं को लेकर।
इसको लेकर बनाया था आपके मृणाल को लेकर बनाया था। और जयराम पेशा कानून में बात करें आपके, इसको समाप्त करने में सबसे ज़्यादा योगदान था आपके ठक्कर बाबा का। किसका? ठक्कर बाबा का सबसे ज़्यादा योगदान था दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जयराम पेशा अधिनियम। जयराम पेशा अधिनियम आया था दोस्तों आपके सन 1930 के अंदर। कब आया था आपका? 1930 के अंदर आया था। इसके अंदर दोस्तों आपके महिलाओं को क्या करना पड़ता था? हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, क्या देना पड़ता था? हाजिरी देनी पड़ती थी। इससे पहले एक कानून हो रहा था 1924 के अंदर। कौन सा आपका? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ट्राइब्स एक्ट ये भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आया था। ये दोनों कानून थे आपके जो महिलाओं के खिलाफ थे। किनके खिलाफ थे? आपके महिलाओं के खिलाफ थे दोस्तों। ठीक है, तो 1930 में है। इसके विरुद्ध ये रद्द कब किया गया ये पूछे। देखो 1944 की बात करें तो ऑप्शन को समझो। 1944 में क्या होता है दोस्तों आपके? 1944 में होता है आपका राज्य महिला सुधार समिति की स्थापना हुई थी आपकी। कहाँ पर आपकी? बताओ भाई। नीमका थाना के अंदर राज्य महिला सुधार समिति की स्थापना। क्या गठन हुआ था? कब? आपके 1944 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपके नीमका थाना। और नीमका थाना आप सभी को पता है, जिला नहीं है अभी, सीकर के अंदर है ये। कहाँ पर? आपके सीकर के अंदर है। और जयराम पेशा कानून की बात करें पूर्णतः कब समाप्त हुआ? पूर्णतः कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों ये 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन जयराम पेशा कानून है वो समाप्त हुआ आपका 1952 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 16, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के भील चौकीदारी के लिए कौन सा कर लेते थे दोस्तों? क्वेश्चन आ गया। अभी हमने भील विद्रोह देखा था 1818 उदयपुर वाला। तो देखो दोस्तों हमें पूछा है कि चौकीदारी कर कौन सा लेते थे। ये तो बोलाई करता, ये रखवाली करता। तो रखवाली कर कौन सा हो गया आपका दोस्तों? चौकीदार कर हो गया। कौन सा हो गया आपका? चौकीदार कर हो गया। पहला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से शायद आज के क्वेश्चन के अंदर, और उसको हमने एनालिसिस किया था। ठीक है, भील विद्रोह को यदि वो याद था तो रखवाली कर आप कभी नहीं गलत करोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों आपके बोलाई कर। कौन सा कर आपका? बोलाई कर की बात करें तो ये कैसा करता है दोस्तों? आपकी सुरक्षा कर। हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से हमारे द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों आपके? बताओ भाई। पहला ऑप्शन दे रखा आपका मारवाड़ रियासत है, इसकी कौन थे? आपके मॉरिसन थे। कौन थे आपके? मॉरिसन कहते क्या? मेक मॉरिसन थे दोस्त। पहला गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके दोस्तों मेक मॉरिसन। कौन थे आपके? मेक मॉरिसन थे दोस्त, या मेक मेसन आ जाएगा। मेक मेसन थे, ऐसे लिख सकते हो। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्त? बताओ भाई। कौन से युद्ध में हुई थी आपकी? चेलावास के युद्ध में। चेलावास के युद्ध में। और चेलावास का युद्ध कब हुआ था बताओ भाई? 18 सितंबर 1857। कब हुआ था आपका? 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर आपकी कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। ठाकुर कुशाल सिंह थे। ठीक है, 54 हाथों वाली सुगाली माता उनकी देवी है, कुलदेवी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इनके हाथों से कौन मारे गए थे? आपके मेक मौसम मारे गए थे। और जोधपुर किले पर इनका सिर फहराया गया था। यानी आप याद कर सकते हो एक क्वेश्चन के साथ दो। मॉरिसन कहाँ के दोस्तों? ये मॉरिसन भाग गए थे 1857 क्रांति में। मॉरिसन अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। तो ये थे आपके भरतपुर रियासत के थे। और क्रांति के समय ये भरतपुर रियासत छोड़कर ग्वालियर भाग गए थे। कहाँ पर भागे थे? ग्वालियर भागे थे। बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था ना आपको आधुनिक इतिहास। देखना क्लास जाके वहाँ पर। देखो जयपुर रियासत के थे आपके कर्नल ईडन थे दोस्त। सिरोही के जेडी हॉल थे। जेडी हॉल बहुत ही अच्छे थे। कोटा के आपके मेजर बटन थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे आपके उदयपुर के कौन थे? आपके उदयपुर के कौन थे? उदयपुर के थे दोस्तों आपके, यानी मेवाड़ की बात करें मेजर सावर्स। और तात्या टोपे की पासी का विरोध किसने किया था? आपके मेजर सावर्स ने किया था। तात्या टोपे थे आपके, इनकी पासी का विरोध किसने किया था? मेजर सावर्स ने किया था। बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका, जो नीमच क्रांति हुई थी उसके जो सैनिक भागे थे उनको मेवाड़ यानी राजमहल के अंदर, यानी जो आपकी जंग मंदिर है उसके अंदर निवास करवाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? आपका मेजर सावर्स का योगदान था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। उदयपुर के थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 में मेरठ विद्रोह की सूचना सर्वप्रथम राजस्थान के एजीजी को कहाँ मिली? 1857 क्रांति कब हो रही थी? मेरठ विद्रोह की सूचना सर्वप्रथम एजीजी को कहाँ मिली? अजमेर, ब्यावर, माउंट आबू,
या उदयपुर। तो दोस्तों देखो ब्यावर और उदयपुर को तो आप पहले कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर तो आपका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, सॉरी यहाँ पर तो आपका मुख्यालय, मुख्य मुख्यालय कहाँ पर था आपका, अजमेर ही था अंग्रेजों का, ठीक है। लेकिन माउंट आबू में क्या था आपका, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर था आपका, माउंट आबू के अंदर रखा गया था। और मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ पर मिली थी दोस्तों, बताओ भाई। मेरठ विद्रोह आपका हुआ था आपका 19 मई 1857 को, यानी मेरठ विद्रोह की सूचना मिली थी दोस्तों आपकी 19 मई 1857 को मिली थी। कब मिली थी आपकी, 19 मई 1857 को मिली थी आपकी। एजीत जी कौन थे आपके, भाई बताओ एजीत जी कौन थे आपके, अरे लॉरेंस थे। इन लॉरेंस को क्या मिली, सूचना मिली। मई का महीना चल रहा है तो मई कौन सी गर्मी पड़ती है, तो आपके माउंट आबू के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एजीजी पूछा है तो यहाँ पर याद होनी चाहिए सबसे पहले आपको। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई दोस्त, स्थापना की बात करें तो ये हुई थी दोस्तों आपकी 1832 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1832 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। नीमच में विद्रोह के समय किसने किले की रक्षा का प्रयास किया, कर्नल अबोट, मैकडोनाल्ड, कमांडेंट होल, लेफ्टिनेंट हिथकोट। दोस्तों लेफ्टिनेंट हिथकोट की बात करें, ये मारा गया था कब आपके, कब मारा गया दोस्त, बिथोड़ा के युद्ध में, बिथोड़ा युद्ध में मारा गया। और बिथोड़ा युद्ध कब हुआ था दोस्त, बिथोड़ा युद्ध हुआ था आपका 8 सितंबर 1857 को। तो सारे क्वेश्चन मैंने याद करवाए थे ऑप्शन के माध्यम से। तो दोस्तों नीमच की बात करें, नीमच विद्रोह की बात करते हैं सबसे पहले। तो नीमच विद्रोह हुआ कब था ये याद होना चाहिए आपको। तो नीमच विद्रोह होता आपका 2 जून 1857 को। कब हुआ था आपका, 2 जून 1857 को ये विद्रोह होता। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और किले की रक्षा का प्रयास किसने किया था दोस्त, कर्नल एबोट थे वहाँ पर। एक तो कौन थे आपके, कर्नल एबोट थे जो मारे गए थे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 2 जून नहीं थी दोस्त, 3 जून करना, 3 जून का ये विद्रोह था। कब हुआ था आपका, 3 जून को ये विद्रोह था। और सार्जेंट के तो पत्नी सहित बच्चों की भी हत्या कर दी गई थी। एक अंग्रेज अधिकारी था कौन आपके, सार्जेंट, तो इसके पत्नी बच्चे सबको मौत के घाट उतार दिया इसके अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। और इसी नीमच छावनी के 40 अंग्रेज थे और डुंगला गांव में पूछे थे। इसी नीमच छावनी के कितने अंग्रेज, 40 अंग्रेजों की बात करें। बाकर कहाँ पर पूछे, डुंगला गांव पूछे दोस्त। कौन से गांव पूछे आपके, डुंगला गांव। और यहाँ पर इनको शरण किसने दी थी, शरण दी थी आपकी रूगाराम ने। किसने दी थी आपकी, रूगाराम ने दी थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। और यहीं से फिर आपके मेजर साहस थे आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, उन्होंने कहाँ पर ले गए, उदयपुर ले गए। इन 40 सैनिकों कहाँ पर ले गए, उदयपुर। और इस रूगाराम का नाम याद कर लेना दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 शताब्दी के विप्लव में किस राजपूत शासक की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने हिसार जिले के टीबी परगने के 48 गांव दिए। हिसार जिले के टीबी परगने में आप देखो, हिसार कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के उत्तर में। तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह जी होगा भाई। ये बीकानेर के राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था, एकमात्र शासक जो सेना लेकर राजस्थान के बाहर गए, राजस्थान के बाहर गए, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने नेतृत्व भी किया, स्वयं नेतृत्व किया, सीएम क्या नहीं, खुद नहीं किया था। कौन, सरदार सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है। ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया, कहाँ क्रांति पढ़ रहे थे। मध्यम प्रकार की काली मृदा, भूरी कच्छारी मृदा, लाल लोमी मृदा, भूरी रेतीली मृदा। दोस्तों आपके अलवर भरतपुर का नाम आए ना तो भूरी रेतीली मृदा को कभी मत भूलना। कौन सी मृदा को, भूरी कच्छारी मृदा को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा टॉपिक हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया, चाहे अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा बांटी गई 5 प्रकार की मृदा हो, चाहे राजस्थान सरकार की 14 प्रकार की बांटी गई मृदा हो,
हर टॉपिक को यहाँ पर याद करवाने का प्रयास किया गया था आपको। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। चलो करते हैं दोस्त। पर्वतीय मृदा आपके सलूम्बर, उदयपुर, कोटा, बिल्कुल सत्य है। केएलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर, बीकानेर। सही है क्या दोस्तों? 22 के अंदर बिल्कुल सही है। केएलसी ब्राउन मृदा कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर में। जिप्सी फेरस बीकानेर के अंदर पाई जाती है आपकी। जिप्सी फेरस बीकानेर के अंदर पाई जाती है। शायर रोजेमेंस अजमेर, ब्यावर में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित हो जाए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है शायर रोजेम्स का कि ये श्री गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है आपकी? श्री गंगानगर जिले के अंदर। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केएलसी ओर्टिड्स, केम्बो ओर्टिड्स तथा पेली ओर्टिड्स आदि मृदा उपसमूह कौन से प्रकार के? तो अमेरिका के जो कृषि विभाग द्वारा जो बांटी गई थी 5 प्रकार की, तो कौन कौन सी? एडोसोल्स, एल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। तो दोस्तों आपकी केएलसी ओर्टिड्स, केम्बो ओर्टिड्स और पेली ओर्टिड्स है, ये किसकी मृदा है भाई? बताओ कमेंट के अंदर बता दो भाई। एक और लिख दो तो क्या मृदा? एक और लिख देता हूँ, है ना। पहले तो लिख दिया आपने, सेल और लिख दो आपके, सेल और थीडस भी याद कर लो। ये सारे चारों प्रकार है उपसमूह है दोस्तों, ये है आपकी किसके? एडोसोल के। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिसोल्स आया है आपका, तो वर्टिसोल की एक ही मृदा दोस्त आपकी उस्टरटस। उस्टरटस किसकी? आपकी वर्टिसोल की उपमृदा है। एल्पिसोल्स की बात करें दोस्त, तो आपकी एल्पिसोल्स की भी पूछी जाती है आपकी हेप्लुस्ता पस, हेप्तुस्ताल पस दोस्तों। इंसेप्टिसोल की बात करें दोस्तों, इंसेप्टिसोल की एक ही आपकी उस्टोक्रेप्टस, उस्टोक्रेप्टस, ये किसी प्रकार की उपमृदा है दोस्तों? आपके इंसेप्टिसोल की है। एक और बच की दोस्तों आपकी एंटीसोल बच की। कौन सी बच की? आपकी एंटीसोल बच की। वैसे सारी करवा दी थी मैंने। एंटीसोल की बात करें तो एक मृदा याद कर लेते हैं दोस्तों, सामेंट्स। उपमृदा की बात करें तो आपके सामेंट्स, टोरी सामेंट्स, ये सबसे इजी मृदा है याद होने में। ठीक है, जैसे फ्लुएंस, टोरी फ्लुएंस, उस्टी फ्लुएंस, उस्टी फ्लुएंस, ये एंटीसोल की उपमृदा के प्रकार है। तो 5 मृदाओं के उपप्रकार बता दिए मैंने, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। वैसे मृदा वाली क्लास में पूरे याद भी करवाए थे, और मृदा वाली क्लास में जो राजस्थान की जलवायु है ना, उसके आधार पर याद करवाया था। जैसे मैंने बताया उपादर, उपादर कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जयपुर के आसपास वाले जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है आपकी? जयपुर के आसपास वाले जिलों में पाई जाती है। और जयपुर में पाई जाती है, तो जयपुर में कौन सी आ जाएगी दोस्तों आपकी? बताओ भाई। अरे एल्पिसोल्स आ जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको याद करवाया था। राजस्थान में क्षारीय व लवणीय मृदा का विस्तार क्षेत्र लगभग है। क्षारीय व लवणीय मृदा का विस्तार लगभग कितना है? 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, 17.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, 27.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, या 37.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। तो चॉइस का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इस मृदा में कले या चिक्का की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये चरणोजम प्रकार की मृदा है। कौन से प्रकार की मृदा दोस्तों? आपकी चरणोजम प्रकार की मृदा है। ओके, राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में इस मृदा का विस्तार है। हाड़ौती प्रदेश में। तो उपयुक्त विशेषताएं कौन सी मृदा को वर्णित करती है? एंटीसोल्स दोस्तों, एंटीसोल्स आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आपकी पश्चिमी राजस्थान में अंदर पाई जाती है। एल्पिसोल्स यहाँ पर आपकी उपादर जलवायु पाई जाती है। किस जलवायु पाई जाती है? उपादर जलवायु। उपादर जलवायु बताई थी मैंने, जयपुर के आसपास वाले जिले, जयपुर के चारों में कैसे जलवायु पाई जाती है? उपादर जलवायु पाई जाती है। इंसेप्टिसोल की बात करें दोस्त, आपके इंसेप्टिसोल्स की बात करें तो मैंने क्या बताया था इंसेप्टिसोल के लिए? बताओ भाई। अरे मैंने बताया था उदयपुर संभाग याद कर लेना, यानी मेवाड़ याद कर लेना, ऐसे बताया था मैंने। तो मेवाड़ के जो मोस्ट जिले हैं ना दोस्तों, जैसे उदयपुर हो गया, आपका सलूम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। तो उदयपुर संभाग याद कर लो आप। फिर से याद कर लेता हूँ, उदयपुर संभाग में पाई जाती है। तो यहाँ पर भी आपके हाड़ौती नहीं आता, तो बच्ची कौन सी आपकी? वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही एजुकेशन था, बहुत ही एजुकेशन था। आप ये भी पता लगा सकते थे इस मात्र, यदि आपको वो भी नहीं पता है ना, तो यदि आपको हाड़ौती प्रदेश पता था ना, तो भी आप इन मृदाओं को पता लगा सकते थे, यदि अपनी क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, राजस्थान में लाल और पीली मृदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। लाल और पीली मृदा के बारे में पूछा और असत्य कथन पूछा हमें। इस मृदा में नाइट्रोजन, कार्बोनेट तथा जैविक कार्बनिक यौगिक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा पाई जाती है? नहीं दोस्त, कम पाई जाती है। तो पहला ही आपका असत्य हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 1। इस मृदा पर जलवायु तथा स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है, बिल्कुल राइट। यह मृदा भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर के पश्चिमी भागों तथा अजमेर, सिरोही जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल राइट। इस मृदा का विस्तार क्षेत्र में चिक्का और डोमट दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कौन से स्थानों पर मृदा संरक्षण हेतु अनुसंधानशालाएं खोली गई है? सूरतगढ़ तथा सीकर, जोधपुर तथा उदयपुर, जयपुर तथा हनुमानगढ़, कोटा तथा जोधपुर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके कोटा और जोधपुर के अंदर मृदा संरक्षण हेतु अनुसंधानशालाएं खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है दोस्तों? आपकी तो कोटा में खोली गई है, जोधपुर के अंदर खोली गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमश हैं। अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले प्रतिशत वाले जिले क्रमश हैं उदयपुर एवं बारां, प्रतापगढ़ एवं करौली, बारां एवं चित्तौड़गढ़, अलवर एवं उदयपुर। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके प्रतापगढ़ एवं करौली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्या पूछा? हमें पूछा कि प्रतिशत वाले जिले पूछे, ठीक है। और यदि हमें पूछ ले कि क्षेत्र वाले जिले पूछ ले तो बताओ भाई। राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो प्रतिशत वाले जिले तो प्रतापगढ़, करौली हो गए। कौन से हो गए आपके? प्रतापगढ़ और करौली हो गए। तो कौन से आ जाएंगे दोस्तों? आपके उदयपुर वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान का वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र पर वन क्षेत्र रखने वाले जिले हैं। 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र पर वन क्षेत्र रखने वाले जिले कौन से? भाई 100 से भी कम कौन कौन से रखते हैं दोस्तों? आपके चूरू की बात करें, ये तो चूरू रखता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है आपका, ठीक है। चूरू का क्या है आपका? 100 से ही कम है। तो ऑप्शन नंबर हनुमानगढ़ का, आप देखो 2024-25 में बढ़ चुके हैं। यदि 23 की रिपोर्ट देखें तो हनुमानगढ़ का भी 100 से कम था, हनुमानगढ़ का भी 100 से कम था। लेकिन अब 2024-25 के अंदर हनुमानगढ़ का 100 से ऊपर चला गया। 2023 में आपके 92.97 किलोमीटर था, लेकिन अब पार कर चुका है, यानी बढ़ोतरी हो चुकी है 2024-25 के अंदर। तो अब 100 से नीचे वाला केवल एक ही जिला बचा है दोस्त। पहले 2 जिले थे, अब कितने आपके? एक ही जिला। यानी जिन दोस्तों को बुकलेट मिली थी आपकी कलाम बुकलेट, तो उसके अंदर अब बात करें आपकी 2023 की रिपोर्ट थी, अब 2024-25 की रिपोर्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? केवल सी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो बात करते हैं, ये देखो आ गया क्वेश्चन। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल कार्बन स्टॉक राजस्थान का अंश है। कुल कार्बन स्टॉक में राजस्थान का कितना अंश है दोस्त? बताओ भाई। 0.50%, 1.51%, 2.28%, 3.59%। यहाँ पर रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। तो वर्तमान में 1.51% है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में कितना था दोस्त? 2021 में था आपका 1.54%। कम हुआ है कि वृद्धि हुई है? बताओ भाई, कम हुई है कि वृद्धि हुई है? दोस्तों कम हुई है। क्या हुई है आपकी? कम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2023 के अंदर कितना है कार्बन स्टॉक? स्टॉक की बात करें दोस्तों तो कार्बन स्टॉक आपका 110.1 मिलियन। कितना है आपका? 110.1 मिलियन है। और वही बात करें आपके 2021 में था दोस्तों आपका 110.77 मिलियन। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट 2022 के अंदर 110.77 मिलियन वाला। तो इस बार याद कर लेना दोस्तों, वर्तमान में 110.1 मिलियन है, ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वनावरण क्षेत्र वाले जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। यानी अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया आपका? ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा किसमें दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर है। सबसे ज़्यादा किसके अंदर? आपके उदयपुर के अंदर है। तो बाकी देखो, पहले उदयपुर इसमें दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। उदयपुर के बाद में दोस्तों आपकी प्रतापगढ़ आएगा, फिर अलवर आएगा, फिर चित्तौड़गढ़ आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 31 का ऑप्शन नंबर उदयपुर के बाद अलवर आएगा। प्रतिशत क्रम बता दिया मैंने, पूछा कि वनावरण क्षेत्र पूछा है, तो उदयपुर के बाद अलवर आएगा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है। चलो करते हैं दोस्त। असम्मिलित युग्म क्या आपका? तेंदुआ वृक्ष आपकी बीड़ी बनाने काम आता है, कोटाबंदी क्षेत्र में पाया जाता है क्या? नहीं दोस्त, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें काम आता है आपका तेंदुआ वृक्ष? बीड़ी बनाने में। तेंदुए के पत्ते से बीड़ी बनाती है दोस्तों। बीड़ी बनाने में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। शीशम, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बिल्कुल राइट। प्लास, जंगल की ज्वाला बोलते हैं दोस्तों इसको। क्या बोलते हैं आपके? जंगल की ज्वाला। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है आपके? राजसमंद में। महुआ, यहाँ पर दोस्तों आदिवासियों का कल्पवृक्ष है ये। आदिवासियों का कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपके दोस्तों क्या बनाते हैं? इससे दारू बनाते हैं दोस्त, शराब। शराब बनाई जाती है आपकी महुआ से। डूंगरपुर बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो तेंदुआ है ना, इसकी पत्ती है ना दोस्त, इससे बनती है। और इस पत्ती को क्या बोलते हैं आपके? टिमरू बोलते हैं दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और टिमरू की बात करें, टिमरू को राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? टिमरू की पत्ती का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। वो क्या था दोस्तों कि 1976 के अंदर। कब क्या था? 1976 के अंदर। मुख्य रूप से ज़्यादातर आपके प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? आपके प्रतापगढ़ में। वैसे और जिलों में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक प्रतापगढ़ के अंदर पाया जाता है। फिर झालावाड़ के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33। आज बहुत कम क्वेश्चन है अभी तक, 1 आवर्स हो चुका है दोस्तों आपका। राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार करना है दोस्तों। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 9.6% भाग पर वन क्षेत्र है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 9.6 भाग पर वन क्षेत्र है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। राज्य में आरक्षित वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत नहीं दोस्त। राज्य में आरक्षित वन सर्वाधिक क्षेत्र पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन है फिर? बताओ भाई। सर्वाधिक क्षेत्र पर आपके रक्षित वन। कौन से वन है आपके? रक्षित वन। कितने दोस्त आपके रक्षित वन? मैंने बताया था आपको 56.43%। फिर आप पूछोगे सर फिर आरक्षित कितने आपके? तो आरक्षित दोस्तों आपके हैं 36.95%। कितने आपके? 36.95% है। ये भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि रक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है? तो 12 के अंदर। कहाँ पर है दोस्त? आपके 12 जिले में। और आपके आरक्षित वन सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं दोस्त? उदयपुर जिले के अंदर। और साथ साथ ये भी याद कर लो, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन की बात करें दोस्त, कितने परसेंट पर है आपके? 6.62% पर है। सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक रक्षित वन क्षेत्र 12 और करौली जिले के अंदर है। देखो मैंने क्या बताया, 12 बताया ना, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला और तीसरा सही है। तो देखो यहाँ पर इसमें दूसरा दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमें पूरा पेपर आज ही करना था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये वन प्राय 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, ठीक है दोस्त। इन वनों में सालर, साल, सागवान तथा बांस के प्रमुख वृक्ष है। सालर, सागवान, साल, बांस के प्रमुख वृक्ष है। ये वन 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 50 से 100, ठीक है। उपयुक्त विशेषता राजस्थान में पाए जाने वाले कौन से वनों को वर्णित करती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 वाला है ना, ये बहुत बार पूछा गया। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों आपके? आबू सिरोही लिख देता हूँ, ठीक है। आबू सिरोही के अंदर। और राजस्थान में न्यूनतम सबसे कम प्रतिशत में कौन से वन फैले हुए हैं आपके? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन फैले हुए हैं। कितने परसेंट पर फैले हुए हैं दोस्तों? बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। लगभग आपके 0.39% पर पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या यहाँ पर है? नहीं दोस्त, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिरोही के अंदर तो 100 से भी ज़्यादा वर्षा होती है। देखो वर्षा वाला काट सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं है तो आपका। और ऊंचाई भी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है सिरोही पर। अरावली का सर्वाधिक ऊंचा विस्तार कहाँ पर? आपके सिरोही के अंदर है। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की बात करें तो दोस्तों आपके मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर बात करें, कंटीले वन की बात करें तो कितने परसेंट क्षेत्र पर फैले हुए दोस्तों आपकी कंटीले वन? बताओ भाई, कितने परसेंट पर? आपकी कांटेदार वन 6.26% पर, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुद्ध पतझड़ वन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। कितने क्षेत्रफल पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाते हैं? कौन क्षेत्र पर सर्वाधिक? देखो न्यूनतम सारे एक ही क्वेश्चन से तैयार हो रहे हैं। 28.38% पर पाए जाते हैं दोस्त। 28.38% पर। और न्यूनतम ये हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही करवा दिए मैंने। इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान में खेरवन, देखो खेरवन से जत्था बनाने में काम आता है आपका, मुख्यतः पाए जाते हैं आबू पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर, राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, नागफाड़ के चारों, नागफाड़ कहाँ पर आपके अजमेर के अंदर है। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको अरावली वगैरह करवाई थी, भौतिक प्रदेश यदि याद है। नागफाड़ की ऊंचाई 795 मीटर बताई थी मैंने। बनास और बाणगंगा बेसिन, दोस्त बनास और बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन कहाँ पर आपके जयपुर के आसपास वाले जिलों में, ठीक है, जयपुर विराट की फाड़ी से निकलती है बाणगंगा, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता आपका। आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही है, तो सिरोही के अंदर खेरवन नहीं पाए जाते दोस्त, तो ये पाए जाते हैं आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। खेर वर्ग से ये भी पूछा जाता है किसके निर्माण में काम आती है दोस्तों, जत्था बनाने में काम आता है। यहाँ से इसकी लकड़ी से क्या बनाया जाता है आपका, जत्था बनाया जाता है दोस्त। और एक तरीके से और याद कर सकते हो, यदि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नहीं आता तो आपको याद कर लेना दोस्तों, जो आपकी सहरिया जनजाति है ना दोस्त, सहरिया जनजाति आपने देखा होगा, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक 12 जिले के अंदर। और 12 जिले के इनका जो जीवन यापन करती है दोस्तों, किसके माध्यम से करती है, जत्था बनाकर करती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो 12 है तो वो कौन से पठारी प्रदेश में आता है आपका, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। तो इस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो क्वेश्चनों को, यदि याद करना हो तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी आपका, व्यक्तित्व से क्वेश्चन आया तो कर लेते हैं दोस्त। विजयदान देथा की बात करते हैं, संबंध में सही कथन। इन्हें वर्ष 2012 के में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 2012 के अंदर राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, बिल्कुल राइट। ये बोरुंदा स्थित रूपायण संस्थान, बोरुंदा कहाँ पर आपके, जोधपुर के अंदर। बोरुंदा कहाँ पर है दोस्त आपका, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। वैसे हम सारे कर चुके हैं। रूपायण संस्था के सह संस्थापक थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। सन्यासी और सुंदरी, मिट्टी का अलंक आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास नहीं दोस्त, ये गलत हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 20 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 के संग्राम के समय गीत आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर आहस लीनो खेच उरा, दणिया मरिया न दीनी धरती, दणिया थका गई धरा के रचनाकार कौन है दोस्त, बाकीदास, सूर्य मिश्रण, कन्हैयालाल सेठ या चंद्र प्रकाश देवल। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका, बाकीदास की रचना है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है आपकी, बहुत बार आ जाती है। आयो अंग्रेज ने मुल्क के ऊपर, ये भी बहुत बार पूछी गई है। इनमें से नथमल जोशी की रचना नहीं है दोस्त, नथमल जोशी की रचना रीट 2022 में पूछी गई थी। रीट 2022 में क्वेश्चन आया था आपका, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लिए तो एक बार निकाल लेना, नहीं निकाले तो दोस्तों अभी भी आपके पास 10 दिन, 10 से क्या आपके 10 लगभग आपके 13 दिन शेष है मोटे मोटे तौर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पूरी निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। पन्नौड़ी कंवारी आपकी नथमल जोशी की है। एक बीनड़ी दो बीन, ये भी आपकी है। दोहरारो दोहरी, दोहरारो दोहरी, तो ये भी आपकी है। पग फेरो आपकी मणि मधुकर, किसकी आपकी मणि मधुकर, इसी सी नाम है आपका, मैं नाम भूल गया, मणि मधुकर इसी से उनका नाम दोस्तों, याद कर लेना एक बार, मधुकर याद करना इसका नाम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्त, कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। फलौदी तो नया जिला बन चुका है, वैसे तो जोधपुर के अंदर आता था पहले। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था आपका सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित रचना एवं लेखकों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बोल बारमेली, बताओ भाई, चंद्र प्रकाश जोशी की। पागी आपकी बात करें, पागी रचना बहुत बार पूछी गई, याज्ञवल्क्य शर्मा की नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी है पागी, अभी देखो एक नाम देखा था उन्हें, चंद्र प्रकाश देवल की है दोस्त, चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि चंद्र प्रकाश देवल की रचना कौन सी आपकी, पागी है। और उनके लिए अकादमी अवार्ड मिला था आपका, चंद्र प्रकाश देवल को क्या मिला था, अकादमी अवार्ड भी मिला था। बहुत पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। सेनानी आपके मेघराज मुकुल के, सेनानी आप सभी को पता है किसके ऊपर लिखी गई आपकी, शैला कंवर, सिर काट दिया था शैला कंवर ने। बहुत ज़्यादा जाती है आपकी सेनानी एग्जाम में, बहुत बार आई हुई है पहले के एग्जामों के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। योजना का क्वेश्चन आया आपका, कर्षक उपहार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, प्रतिमाह राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्या दोस्त, नहीं दोस्त।
इस योजना के अंतर्गत विजेता रहे किसानों को पुरस्कार राशि का भुगतान संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है। संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार विजेता किसान को 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। नहीं दोस्त, तो सत्य कथन पूछे तो केवल 20 सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2025 में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन निर्भय, ऑपरेशन लाइफ। ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है यहाँ पर, समुदाय को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था राजस्थान पुलिस द्वारा? तो दोस्तों वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन स्माइल, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत राजस्थान के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें 2025 यानी बिहार के अंदर ये हुए थे। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता? अश्विनी बिश्नोई, प्रकृति शर्मा, दक्ष शर्मा या बनोनर सिंह ब्राड? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपकी प्रकृति शर्मा ने, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज माथुर अवार्ड 2025 की बात करते हैं। से सम्मानित पत्रकारों और पत्रकारिता के क्षेत्र में संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए दोस्त। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों पत्रकार का नाम, और सूची सेकंड में दे रखा है पत्रकार का क्षेत्र। महेश दादिज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अवधेश आवकिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया से थे, 1 हो जाएगा। सौरभ भाटिया आपकी डिजिटल मीडिया से थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इनमें राजस्थान के देश कितने स्टेशन है? बहुत ही शानदार तरीके से मैंने याद करवाया था कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। हमने बताओ भाई, करणी माता से हमने शुरुआत की थी, और 8 मैंने याद करवाए थे। तो दोस्तों 8 थे, और 8 है तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर? आपकी पालना। तो आपकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आपकी जनसभा को संबोधित किया था आपकी पालना बीकानेर से, तो ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ से 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था राजस्थान के, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से बताया था मैंने दोस्त। 23 मई 2025 को मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने राम जल सेतु परियोजना की कार्य के प्रगति हेतु किन 2 जिलों की 1102.7 हेक्टेयर 1102.7 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्त व आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की? भरतपुर अलवर, 12 अलवर, अलवर प्रतापगढ़, करौली 12। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों? आपकी राइट आंसर जगह 12 अलवर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन गायब हो गया भाई। जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उस द्वंद्व को कहते हैं ग्राह्य द्वंद्व है, पर्याय द्वंद्व है, ग्राह्य पर्याय द्वंद्व है, या दोहरा ग्राह्य पर्याय द्वंद्व है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर्याय द्वंद्व कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के समक्ष में 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो ना, परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, यानी उसके पास 2 धनात्मक लक्ष्य है लेकिन दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो द्वंद्व होता है वो आपका पर्याय द्वंद्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए दोस्त। सहयोगपूर्ण, तो सहयोगपूर्ण तो होना चाहिए दोस्त। कुसमायोजक के पास हमें पूछा नहीं। निदानात्मक होना चाहिए, यानी उसकी त्रुटियों का पता करना चाहिए। उपचारात्मक होना चाहिए लेकिन दमनात्मक नहीं होना चाहिए, यानी उनकी इच्छाओं वगैरह जो है कुसमायोजित बालक है तो उसको दबाना नहीं चाहिए दोस्तों। दमनात्मक वही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा समायोजन का एक अप्रत्यक्ष तरीका है? इनमें से कौन सा समायोजन का एक अप्रत्यक्ष तरीका है? तर्क संगतिकरण, परामर्श व निष्कर्ष, बाधा निराकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तर्क संगतिकरण। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, निम्न में से किसी आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को कौन सा कुसमायोजन का प्रकार कहेंगे? निम्न में से किसी भी आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को कौन सा कुसमायोजन का प्रकार कहेंगे? तनाव, कुंठा, द्वंद्व या चिंता? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका कुंठा कहेंगे उसको, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? निम्न में से वह रक्षात्मक युक्ति की बात कर रहा है, कौन सी है? जिसका मनोविज्ञान के अर्थ में हमारी भावनाओं तथा विचारों को परिष्कृत तथा शुद्ध करने से है। कल्पना, उदात्तीकरण, दमन, युक्तिकरण। तो दोस्तों आपकी रक्षात्मक युक्ति तो क्या हो जाएगी आपकी? भाई युक्तिकरण होती है तो आपकी। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? या उदात्तीकरण? तो उदात्तीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया है? कौन सा परीक्षण है जो आपके 10 मापनियों में विभक्त किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को मापता है? MMPI, TAT परीक्षण, सह दबाव परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 53 का? ऑप्शन नंबर 1 MMPI, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT किस प्रकार का परीक्षण है दोस्तों? प्रक्षेपीय। कैसा परीक्षण है आपका? प्रक्षेपीय, वस्तुनिष्ठ है, मापनीय, अप्रक्षेपीय। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्रक्षेपीय परीक्षण है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शेल्डन की बात करें, शेल्डन का प्रयोग काफी बार पूछा जाता है आपका। व्यक्तित्व की बात करें, क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों अपना, शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में मेसोमॉर्फिक या आयताकृतिक व्यक्ति की श्रेणी का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है दोस्त? बताओ भाई 55 के अंदर, आपको बताना है कमेंट के अंदर। तो जोखिम कार्य भी करता है, रोमांच भी है, अन्य लोगों के आदेश देने में अधिक आनंद उठाते हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन दोस्तों आपकी मिलनसार प्रकृति का नहीं होता है, मिलनसार प्रकृति का नहीं होता, तो केवल 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। तो देखते हैं दोस्तों आपका सूची फर्स्ट में देख रही कि आपकी विषय आत्मबोध परीक्षण TAT मैंने अभी बताया आपका, डी मॉर्गन और हेनरी मूरे का परीक्षण था, पहले में आ जाएगा। बालक आत्मबोध परीक्षण यानी CAT की बात करें तो लियोपोल्ड बेलेक का है, बिल्कुल राइट। शायद दबाव परीक्षण की हरमन रोसा का है। तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो याद कर लेना दोस्तों। आपकी TAT परीक्षण है मॉर्गन M मूरे का, बालक आत्मबोध परीक्षण आपके लियोपोल्ड बेलेक का, और शायद दबाव परीक्षण आपका हरमन रोसा का। तो 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? भाई शेल्डन ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे उनमें से कौन सा नहीं है? लेप्टोसोमेटिक, एंटोसोमेटिक, मिसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? लेप्टोसोमेटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषता को याद करने की स्रोत विधि कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हमें, फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषता को याद करने की स्रोतम विधि कौन सी है? अवैतनिक अध्ययन, समाज मिति, स्वपन विश्लेषण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वपन विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें दोस्तों अपना, तो क्या है दोस्तों? देखो, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। भाई व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है हमें बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, बिल्कुल राइट। ये तो व्यक्तित्व की विशेषता है। इसके अंतर्गत शारीरिक व मनोसामाजिक दोनों घटक होते हैं, बिल्कुल राइट। शारीरिक भी होते हैं, मनोसामाजिक भी होते हैं। तीसरा ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी नहीं होते हैं दोस्त, सॉरी स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते दोस्त, गलत बोलते हैं मैंने, अस्थायी होते नहीं दोस्त, आपके स्थायी होते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इसकी प्रमुख विशेषता है साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? एक समूह है, समूह की समाजमिति विश्लेषण का उपयोग की बात कर रहे हैं दोस्तों। व्यक्तित्व मापन किस विधि के रूप में किया जाता है? परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिक या प्रक्षेपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 60 का आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन थे? या व्यक्तित्व अध्ययन के शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? इस पर क्वेश्चन अपना आल्पोर्ट कहे जाते हैं, वुडवर्थ, मैकडोगल, आइचिंग। शील गुण विधि के तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे आपके? बताओ भाई, शील गुण किसने दिया था सिद्धांत? आल्पोर्ट ने दिया था। यहाँ की इसकी परिभाषा भी पूछी गई थी। आल्पोर्ट की परिभाषा की बात करें, ये नीट 2022 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान तहसीलदार सेवा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान का जो तहसीलदार है दोस्तों, सेवा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 4 राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है। राजस्व मंडल कहाँ पर आपके? अजमेर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना कब हुई? 1985, 1999, 2004, 2009। तो दोस्तों जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना ज़्यादा दिन पहले नहीं हुई, अभी नवीनतम ही हुई थी आपकी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय
होता है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय है? एक अभिनय न्यायालय होता है। अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 215। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215 दोस्त। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आया आपका। अनुच्छेद की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के अंदर पहला पहले के अंदर दोस्तों पहला इसमें पहला और चौथा ऑप्शन आपका आंसर कर देना। कोर्ट वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन काट के करना दोस्त, आप देखो आराम से कर सकते हो। दूसरा दूसरे के अंदर देखो दूसरा आराम से हो जाएगा। तो देखो दोनों में 2 है। आप बता आपका लास्ट। नगर पालिका का गठन किस में होता है आपका? 243 क्यों में या 243 यू के अंदर? बताओ भाई। 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपके 243 क्यू के अंदर आपके नगर पालिका का गठन है। नगर पालिका की अवधि है दोस्तों आपके 243 यू के अंदर। तो 1, 2, 3, 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 की बात करते हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1949 में, 1953 में, 1959 में, 1994 में। दोस्तों राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो लागू हुआ था आपका 1953 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस विधानसभा में न्यूनतम सत्र आयोजित हुए? बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया न्यूनतम और अधिकतम वाला। दोस्तों न्यूनतम सत्र की बात करें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो 67 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपकी 6वीं। और आपको कमेंट के अंदर बताना है सर्वाधिक सत्र किस विधानसभा में हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। चलो करते हैं भाई पहचान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दे रखे, तो आराम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। सरदार हुकुम सिंह की बात करें दोस्तों, सरदार हुकुम सिंह आपके बरतुल्ला खान समय मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल राइट। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, बरतुल्ला खान कौन थे आपके भाई? इंदिरा गांधी के जो देवर थे, ठीक है, फिरोज खान के भाई थे। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, भैरों सिंह शेखावत, सही है भाई। 68 में भी सही। प्रभा राव वसुंधरा राज्य के समय नहीं थी दोस्त प्रभा राव, ठीक है। प्रभा राव किसके समय थी? बताओ भाई। निर्मल चंद्र जैन, अशोक गहलोत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता? अनुच्छेद 361 1 है, अनुच्छेद 361 2 है, अनुच्छेद 361 3 है, अनुच्छेद 361 4 है। ये क्वेश्चन आया दोस्तों आपके आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर, और आपको वही कॉपी करके यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के पढ़ रहे हैं अभी, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो अनुच्छेद 261 3 के अंदर राज्य के ऐसे मुख्य सचिव जो प्रशासनिक सुधार समिति 1992 के अध्यक्ष रहे। अब बताओ, वर्तमान वाला का नाम नहीं है, 1992 का कौन याद रखेगा? तो ऐसे मुख्य सचिव जो प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे, मोहन मुखर्जी दोस्तों, टी विपिन बिहारीलाल माथुर, टी वी रमन और जी.के. बनोत। दोस्तों 1992 में प्रशासनिक थी वो थे आपके विपिन बिहारी माथुर। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जी.के. बनोत। टी.वी. रमन, मोहन मुखर्जी या जी.के. बनोत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी.के. बनोत थे दोस्तों आपके प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 41 प्रवेश किए जाने, तो उनमें से रोस्टर के अनुसार आरटी निःशुल्क प्रवेश होंगे 25%, 10 होंगे, 11 होंगे, 30 होंगे या 12 होंगे। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 11। नेक्स्ट, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालय में आवेदन कर सकता है? 5 में कर सकता है दोस्त। कितने में कर सकता है आपका? 5 में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजी विद्यालयों के आरटी निःशुल्क प्रवेश में के भौगोलिक सत्यापन में विशेष सत्यापन दल द्वारा न्यूनतम कितने विद्यालयों को पुनः स्थल सत्यापन अनिवार्य है? जिले के कुल विद्यालय का 1% या 20 विद्यालय, जिले के कुल विद्यालयों का 2% या 20 विद्यालय, जिले के कुल विद्यालयों का 1%, 10 विद्यालय, जिले के कुल विद्यालयों का 2%, 10 विद्यालय। तो दोस्तों आपके निजी विद्यालयों के आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन में विशेष सत्यापन दल द्वारा न्यूनतम कितने विद्यालयों का पुनः सत्यापन करना अनिवार्य है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा जिले में कुल विद्यालयों का 1% यानी 20 विद्यालयों का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल की कक्षा है, कक्षा 1 या PP3+। ये ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर। अपना कॉपी नहीं किया दोस्तों, मैंने करवाया था आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो अपना और ये सेम है, ठीक है। ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12(1)
ठीक है, 12 की बात करते हैं। 12 क्या है आपका 25% वाला है। कहते हैं राजस्थान में निजी विद्यालयों में 25% सीट पर निःशुल्क प्रवेश किस प्रवेश सत्र दिए जा रहे हैं। मैंने ये भी बता दिया क्या ऑनलाइन कब किया गया था, ऑनलाइन अनिवार्य रूप से कब किया गया था, सारी डिटेल मैंने बताई थी आपको, कमेंट के अंदर बताओ। अभी 2 दिन पहले भी रिवीजन करवाया आपको, 2 दिन पहले भी हमने जीएसटी के एनालिसिस किया दोस्तों, उसके अंदर भी हमने आरटी एक्ट 2009 पहली क्लास आ गई, फर्स्ट क्लास ये दोस्त देखना, फिर बताना भाई कब लागू किया गया था, कब ऑनलाइन किया गया, कब अनिवार्य रूप से लागू किया गया ऑनलाइन। ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, आपको बताने ये देसी आपको याद नहीं है तो आपने क्लास नहीं देखी है। 2012-13 से आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये इसलिए करा रहा हूँ सीधे, व्याख्या इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अभी अभी रिविजन किया है दोस्तों हमने। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र 2025-26 में प्रवेश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। प्रवेश 41 जिलों के आधार पर किए जाएंगे, नहीं दोस्त 33 जिलों के आधार पर किए जाएंगे। 2013-14 से संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया। लो एक क्वेश्चन तो आ गया अपना एक क्वेश्चन तो आ गया ना, 2013-14 से संपूर्ण प्रवेश ऑनलाइन कर दिया गया। आसपास के क्षेत्र में दुर्बल वर्ग असुविधा बालकों का प्रवेश होगा, बिल्कुल राइट। संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 2012 में होता है, 2012 के अंदर। एंट्री लेवल के अतिरिक्त अन्य किसी भी कक्षा में निःशुल्क प्रवेश नहीं होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात। एंट्री लेवल की कक्षा कौन सी थी, कक्षा 1 या PP3+। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो दोस्तों, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान में निजी विद्यालय में एंट्री लेवल की कक्षा में प्रवेश में निःशुल्क बालकों की संख्या का अनुपात होना चाहिए सशुल्क बालकों की संख्या बटा 4, सशुल्क बालकों की संख्या बटा 5, सशुल्क बालकों की संख्या 3, 2 गुणा सशुल्क बालकों की संख्या 5 सॉरी। स्वतंत्र का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सशुल्क बालकों की संख्या बटा 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं दोस्तों। 78 क्या है आपका, एक निजी विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है, उस ग्राम पंचायत में 4 अन्य गांव भी है। इस विद्यालय में एंट्री लेवल पर प्रवेश क्षमता 60 विद्यार्थी की। ग्राम पंचायत मुख्यालय में कुल 20 आवेदन है, जिनमें से कोई भी अनाथ या दिव्यांग बालक नहीं है, ठीक है भाई। अन्य ग्राम से कुल 12 आवेदन है, जिनमें से 3 बालक दिव्यांग तथा अनाथ है, तो वरीयता क्रम में दिव्यांग या अनाथ बालकों का क्रम होगा 1 से 3, 1 से 20 में लॉटरी द्वारा कहीं भी, 21 से 23, 21 से 32 लॉटरी द्वारा कहीं भी। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 21 से 23, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है दोस्त, राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में निजी विद्यालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्त, विद्यालय का प्रोफाइल अपडेट। तो विद्यालयों का प्रोफाइल अपडेट तो करना ही पड़ेगा। बालकों के दस्तावेजों की जांच भी करेगा भाई, ये तो करेगा। दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदन रिजेक्ट करना, ये दोस्तों आपके निजी विद्यालयों का नहीं है दोस्त, निजी विद्यालय द्वारा ये नहीं किया जाता, ये किया जाता दोस्तों आपके CBO द्वारा, CBEO द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी फर्स्ट ग्रेड 2025 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अभिभावक द्वारा संशोधित दस्तावेज की विद्यालय द्वारा पुनः जांच, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आज ये पेपर आपका महीने टेस्ट 4 कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की फीस पुनर्भरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की फीस पुनर्भरण की बात करते हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक विद्यालय बात करें पूर्व प्राथमिक कक्षा में फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। यदि कोई बालक स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन करता है तो वह बालक फीस पुनर्भरण का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल राइट। सही कथन की बात करें पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 4 के कंप्लीट क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया। और जो नवीनतम क्वेश्चन जैसे RT एक्ट है जो हमने अभी पढ़ा है, करंट वाले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, करंट की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप डिटेल से भी देख सकते हो। डिटेल से करवाता तो फिर क्लास अपनी लंबी हो जाती। तो माइनर टेस्ट 4 तक की अपनी सारी क्लासें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए साथ साथ, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी फायदा हो। नेक्स्ट टारगेट की बात बता देता हूं दोस्तों अपनी, रीट के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट कौन सा, आपका नेक्स्ट टारगेट आपके सेकंड ग्रेड, कौन सा अपना सेकंड ग्रेड को हम टारगेट मानेंगे दोस्तों। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है,
ठीक है। तो ये दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना पूरा डिटेल से, जैसे हमने रीट के लिए तैयारी की है, प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट हम तैयारी करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे लेवल पर करेंगे। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसा रीट में थोड़ा किया हमने, पहले हमने सेकंड ग्रेड का किया था, फर्स्ट ग्रेड का किया था, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। इस बार पूरी फर्स्ट ग्रेड का आपके रीट का पूरा सिलेबस हमने कवर करवा दिया, हर टॉपिक से आपको एमसीक्यू करवाया। इतनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको किसी भी चैनल या किसी भी संस्था के अंदर या किसी भी ऐप के ऊपर या किसी भी टीचर के, कोई भी देख लेना आप, इतनी मेहनत आपको पूरी सिलेबस की नहीं मिलेगी, शायद तक नहीं मिलेगी। नवीनतम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की मिल सकती है किसी टीचर द्वारा, लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन बना के, नए नए क्वेश्चन बना के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई गई है, तो वो ऐसी क्लास नहीं मिलेगी आपको। तो इसी क्लास के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।